हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्री शाला बाय सेंट्रिसिटी, आपका वेल्थ पार्टनर। माय नेम इज़ अनुज। और कल इक्विटी मार्केट्स में कुछ ऐसा हुआ जो इन्वेस्टर्स के लिए पूरा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। कुछ ऐसा हुआ जो इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं था। एक कॉन्फ्लिक्ट जो चला आ रहा था डिकेड से, काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था बिटवीन इजराइल एंड हमास, और वो टर्न हो गया एक फुल फ्लेजेड वॉर में। बट क्या हम इसको कंसिडर करेंगे एक वॉर? और इसका इम्पैक्ट क्या होगा इक्विटी मार्केट्स पे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा डिमांड एंड सप्लाई पे, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा क्रूड प्राइसेस पे, और इंडिया एज एन एमर्जिंग इकोनॉमी इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आज इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लेंगे। और इन्हीं सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ हैं मिस्टर शौर्य एंड मिस्टर अनंत। वेलकम टू सेंट्री शाला गाइज। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू मिस्टर शौर्य, सबसे पहले जैसा कि हम देख रहे हैं कि कल एक ये वॉर की न्यूज़ आई कि इन दोनों के बीच वॉर हो गई है। सो पहला मेरा क्वेश्चन तो सबसे पहले ये है कि क्या हम इसको वॉर कंसीडर करेंगे, और सेकंड चीज़ ये हुई क्यों, अचानक से कहाँ से ये न्यूज़ आ गई, कैसे आउटब्रेक हो गई? So Anuj, actually to understand this whole conflict which is going on between Hamas and Israel, we need to understand the history behind it. Okay. So basically the location of Gaza Strip, जैसे आप देखेंगे Gaza Strip एक बहुत ही छोटा सा एरिया है which is like only 40 kilometers in length and 10 kilometers in wide. So उसके एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है, दूसरी तरफ इसराइल है। अच्छा। Basically Gaza Strip is a part of Palestine, जिसपे रूल कर रहा है Hamas, which is a terrorist organization. Okay. Hamas has been designated as a terrorist organization by European Union, US, and all other Western countries also. Okay. So we need to understand that we cannot compare this conflict with the war which has happened between Ukraine and Russia. I mean, वो दो sovereign state के बीच में war था। ये एक terrorist organization और एक sovereign state के बीच में terrorist attack है और उसका retaliation है। Okay. So both of these things are like completely different. And second thing, ये क्यों हुआ? Because this is a very oftenly it has happened in past also. If you see, हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट गाजा स्ट्रिप को लेकर बहुत पुराना है। इससे पहले 2-3 वॉर्स भी हो चुकी हैं, जिसमें पहले फर्स्ट वॉर में जो फर्स्ट अरब इजराइल वॉर हुआ उसमें इजिप्ट ने इस पर कंट्रोल कर लिया, बाद में इसे इजराइल ने ले लिया। बट एज ऑफ नाउ ये सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक है जिसमें फर्स्ट टाइम हमास ने इतने बड़े लेवल पे इजराइल की बाउंड्रीज को पार करके और उनकी जो आयरन डोम है उनका उसको उन्होंने जो पूरी तरह से फेल करके और उस पर अटैक किया है, जिसके अगेंस्ट अब इजराइल रिटेलिएट कर रहा है। सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इजराइल का सपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे फॉर दैट मैटर यूके हो। सो आई थिंक वी शुड नॉट कॉल इट एज वॉर एज ऑफ नाउ। दिस इज जस्ट एन कॉन्फ्लिक्ट और a terrorist attack which has been done by the Hamas on Israel, and Israel is now retaliating it. And what are the chances that it can exaggerate, like यहाँ से फर्दर कुछ आगे बढ़ सकता है, इस टाइप की भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं? I think Anuj, as of now, if you see, it is very contained in a very smaller area. Until unless मुझे लगता है जब तक कोई और sovereign state इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से एस्केलेट होगा। और रीजन बीइंग, इजराइल भी नहीं चाहता है कि एस्केलेट हो और हमास भी नहीं चाहता है, बिकॉज हमास के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ से विड्रॉ होने का, क्योंकि उसके पीछे तो बटन सी है और एक तरफ इजराइल है। और इजराइल भी नहीं चाहता है कि इसको मतलब इसमें जो है नॉर्मल सिविलियंस की जो कैजुअलिटी हो। हाँ जी। एंड दिस इज व्हाई हमास रिसेंटली हैज आल्सो शोड इंटरेस्ट कि वो नेगोशिएशन करना चाहते हैं। दैट इज व्हाई दे हैव केप्ट द हॉस्टेजेस, सो दैट इन फ्यूचर इफ रिक्वायर्ड दे कैन कम ऑन टेबल एंड नेगोशिएट विद इजराइल। ठीक है सर, अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं जिसके लिए हम वीडियो भी बना रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स एंड देन इंडियन मार्केट्स। क्या इसका इम्पैक्ट आ सकता है? मिस्टर अनिल, इफ यू कैन से सम वर्ड्स ऑन दैट। सो देखिए, अगर हम इक्विटी मार्केट्स की बात करते हैं, वी आर एज इन्वेस्टर्स वी आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग क्यूज फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट, एंड व्हेन आई से क्यूज वी आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट न्यूज दैट इज कमिंग इन, वेदर इट फेड के रेट्स ऑन क्रूड हो, कोई भी हो, हाँ जी, यूएस मार्केट्स, द एशियन मार्केट्स। सो इट्स अनफॉर्चुनेट, बोलते हैं मुझे बुरा लगता है, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड हमास, बट फॉर अस इट्स अ पीस ऑफ न्यूज because it does not have a direct impact on us. So as investors, something that we always say is that we need to remain cautious. We need to see whether this conflict is going to, going to include other sovereign states, whether it's going to become a bigger conflict. And if it does become a bigger conflict, then obviously उसके जो ramifications होते हैं supply chain पे, crude oil पे, then we have to take note of that, and accordingly we would change our viewpoint. But for now, I think the Indian market has
has a lot of good sentiment. India growth story is very strong, and there is no immediate action or cue that we can take from this conflict that has started. And just to add on to what Anuj has said, I think it's a golden rule कि when आपके domestic queues में कोई problem नहीं है, when you are falling just because of the global queues, that is the right opportunity to buy. अच्छा, राइट. अगर मैं पर्टिकुलरली सिर्फ क्रूड प्राइसेस की बात करूं, सो देखा गया कि 15-20 डेज पहले क्रूड हैज टच्ड अराउंड $98 पर बैरल, राइट. और कल जब ये न्यूज़ आउटब्रेक हुई थी, सो 82 के लेवल्स पे चल रहा था एंड 3% का गेन था वहाँ पर, लगभग 86-87 इट हैज टच्ड. बट नाउ अगेन इट हैज कूल्ड ऑफ टुडे, 85 के आसपास आ गया है अगेन, ठीक है. सो इंडिया पे हम कब बोलेंगे कि इंडिया पे क्रूड का इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, या कि कोई ऐसा प्राइस है जहाँ से ऊपर निकलेगा तब इंडिया पे इम्पैक्ट आएगा? First of all, Gaza and Israel has nothing to do with the oil, crude, right? हाँ. It's the whole area around it. हाँ. जहाँ से सारा क्रूड ऑयल जनरेट होता है, जिसमें जो कि पूरा मिडिल ईस्ट है, लेबनान, ईरान, the major player would be Iran. So until unless there is no conflict between Israel and Iran, I don't think this crude oil prices will go high. Okay. As of now. अभी हम सिर्फ वही बात कर सकते हैं जो हमें दिख रहा है, राइट? हाँ जी. सो एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है उससे देख के नहीं लगता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस हाइक आना चाहिए. अगर आगे फर्दर एस्केलेट होता है देन डेफिनेटली इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर द क्रूड ऑयल, एंड देन हम डायरेक्टली इम्पैक्ट सिर्फ क्रूड एज अ कमोडिटी होते हैं. पूरा एशियन मार्केट इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड, सो डेफिनेटली इट विल हैव इम्पैक्ट. बट अभी देख के नहीं लगता ऐसा कि ऐसा कुछ एस्केलेट होना चाहिए, राइट. और अगर मैं इक्विटी मार्केट्स की बात करूं तो आज इंडियन इक्विटी मार्केट्स आज भी ऊपर है. कल डाउ जो यूएस की मार्केट्स हैं वो भी ऊपर ही बंद हुए हैं. सो आई थिंक काइंड ऑफ मार्केट्स ने भी इग्नोर कर दिया है इसको ऑलरेडी, लाइक दे आर फॉरवर्ड लुकिंग. वो समझ रहे हैं, मार्केट्स भी समझ रही है इस चीज़ को कि एक बहुत एक छोटी सी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ना ही ज़्यादा कुछ एग्जैजरेशन यहाँ पे आएगा. सो आई थिंक दे हैव इग्नोर्ड इट. और यूएस में आई थिंक कल काफ़ी अच्छी एक रैली भी आई है फ्रॉम लोअर लेवल्स, right? I think definitely by looking at the markets, till tomorrow we were like having this opinion that yes, people are being a little cautious, and that is like warranted, right? Because something is going on globally, so आप भी इससे impact हो सकते हैं. हाँ जी. और हमने पहला recency bias भी हमने पहले देखा है कि यूक्रेन रशिया वॉर में what happened, but then उसके बाद हमने बहुत फास्ट रिकवरी दिखाया. अभी भी मुझे नहीं लगता है कि कल लोग बात cautious हैं, पैनिक नहीं है, पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है. डेफिनेटली अगर यहाँ से थोड़ा बहुत फॉल और आता है या कुछ चेंजेस आते हैं आने वाले टाइम में, रीजन बीइंग जब एक नेशन का कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी से तो उसके सपोर्टर्स और उसके सॉवरेन स्टेट्स के सपोर्ट में कोई स्टेटमेंट देते हैं, उससे हो सकता है थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी कमिंग डेज में हो इंडियन मार्केट्स में भी. बट आई थिंक दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय एंड गेट द गुड स्टॉक व्हिच यू आर लाइक आइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. मेरा लास्ट क्वेश्चन यही था आपसे कि एनी वॉलेटिलिटी कम्स और फॉल कम्स या कोई भी है तो एक इन्वेस्टर को उस टाइम पे फिर पैसा लगाना है या नहीं लगाना है इस सिचुएशन में? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में देखा जाता है इन्वेस्टर सोचते हैं कि यार मार्केट और नीचे आ सकते, दिस इज़ द ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी कि और नीचे आ जाए, और फिर जब मार्केट रिवर्सल ले लेती हैं तो वो सोचते हैं कि काश हमने पैसा उठा लिया होता. सो पहली चीज़ तो ये तो हमने देख ही लिया है कि हाँ हमारी इंडियन स्टोरी, इंडियन इक्विटीज़, पूरे GDP हर चीज़ इंटैक्ट है. वी आर ग्रोइंग like one of the emerging markets in the world. बट यहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्टर्स को इसको प्ले करना चाहिए अगर कोई वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है या मार्केट भी गिरती है? सो कौन सा ऐसा सेक्टर है या कोई लार्ज कैप या इस चार्ज पे आपको कुछ बोलना चाहते हो कि ये हम बाय कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, या नॉर्मली इक्विटीज और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बाय कर सकते हैं? I think this is the time when you can buy the stock which you always felt that I should buy. Oh, that's great. तो आपको लगता है कि प्रीमियम पे है जिनकी वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं वो वैसा ही मोड में आप उनको बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं जैसे जैसे आपको उतने लेवल से मिलता है. बिकॉज इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम ये एस्केलेशन, ये कॉन्फ्लिक्ट, आई डोंट थिंक दैट वुड प्ले अ लॉन्गर रोल. कमिंग डेज में जो हमारी पर्सनल डोमेस्टिक क्यूज है, हमारी ग्रोथ स्टोरी है, वो मुझे लगता है काम करेगी और इन्वेस्टर्स को इससे बिल्कुल घबराना चाहिए. डेफिनेटली देखिए, ट्रेडर्स के लिए स्क्रीन देखना अलग बात है, बट फॉर इन्वेस्टर्स आई डोंट थिंक दैट एनी दिस इज ऑफ देम. नो Arun sir, any closing remarks on equities or just to give our viewers some perspective? Yes. कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और हमास के बीच में, हमास एक्चुअली जो गाजा स्ट्रिप है, वो गाजा स्ट्रिप 40 किलोमीटर का स्ट्रिप है एंड इजराइल ने कुछ सालों से उधर नेवल, एयर और लैंड ब्लॉकेज डाला हुआ है. तो एक्चुअली गाजा स्ट्रिप डज नॉट हैव एन इकोनॉमी. राइट. इधर अगर हम
इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं and उसका ग्लोबल रैमिफिकेशन की बात करते हैं, there is not so much effect that will come into play because वो actually they don't have a role to play in the global right. and until unless the Middle East gets involved in this conflict, we don't really see a cause of concern. And like Shaurya ji said, we will stick to our existing cues or the cues that we have been following in the very recent past. Right. That you stay invested, you buy your favorite stocks on dips, and you maintain your SIP on mutual funds. And last but not the least, of course, we pray that this conflict comes to an end because eventually there are no victors in any sort of conflict. Yeah, definitely, it's a complete loss for humanity, and the kind of atrocities has been happening there. Like it's a matter of concern for everyone. But definitely, there are two parts of it. Like when we talk about market, there's a different story altogether. But when you talk about human atrocities, there's a different talk. राइट सर, थैंक यू. आई थिंक काफ़ी अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया. और एक इन्वेस्टर सीरियसली बहुत कंफ्यूज रहता है जब इस टाइप की सिचुएशंस उनके पास आ जाती हैं, और जब मार्केट्स हमारी लगभग ऑल टाइम हाई पे ही चल रही हो एक तरीके से. वी कैन से कि 20,000, 19,500 ऑलमोस्ट सेम लेवल्स. यस, सो आई थिंक थैंक यू सो मच. आज आप आए दोनों सेंट्री शाला में. एंड टू ऑल इन्वेस्टर्स, अगर आपने ये वीडियो देखी हो तो एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पे कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, और इंडिया पे हमारा कोई ज़्यादा इम्पैक्ट इस वॉर का या इस कन्फ्लिक्ट का नहीं आने वाला है. सो आपको अगर कोई वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है या कोई मार्केट में डिप आता है तो यू शुड बाय दिस डिप. इस डिप का आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है और अपनी जो पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छे स्टॉक्स आप उसमें बाय कर सकते हो. And thank you so much investors for joining in today. Thank you so much.